आज हम 12th अकाउंट सब्जेक्ट में साझेदारी का पुनर्गठन, नए साझेदार का प्रवेश आदि के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस अध्याय में नए साझेदार के प्रवेश का आशय, नए साझेदार के प्रवेश की दशाएं या आवश्यकता, नए साझेदार को प्रवेश पर फर्म में क्या अधिकार है आदि बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। नए साझेदार के प्रवेश का आशय। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 के 1 के अनुसार कोई भी नया साझेदार तब तक साझेदारी में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि सभी साझेदारों की इस संबंध में सहमति न हो। एक नया साझेदार बनने के बाद फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु धारा 31 के 2 के अनुसार कोई भी नया साझेदार बनने के पूर्व फर्म द्वारा किए गए कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता। अर्थात सभी साझेदारों की सहमति से किसी नए व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। साझेदार बन जाने के बाद फर्म द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उन सभी कार्यों के लिए नया साझेदार उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, परंतु साझेदार बनने के पूर्व फर्म में जो भी कार्य होता है उनके लिए उस व्यक्ति को, अर्थात उस नए व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अब हम आते हैं नए साझेदार के प्रवेश की दशाएं, औचित्य या आवश्यकता। नए साझेदार को प्रवेश की क्यों आवश्यकता पड़ती है? पहला है इसमें पूंजी की प्राप्ति। किसी फर्म को स्थायी रूप से अधिक पूंजी की आवश्यकता हो और वह आवश्यकता वर्तमान साझेदार पूर्ण करने में असमर्थ हो तो नए व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश देकर इसकी पूर्ति की जा सकती है। इस तरह जब फर्म में पूंजी की कमी हो और पूंजी की पूर्ति नए व्यक्ति को साझेदारी में प्रवेश देने के बाद किया जा सकता है तो नए व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश दे सकते हैं। दूसरा है विशिष्ट योग्यता। फर्म को किसी योग्य व्यक्ति के विशिष्ट ज्ञान या सेवाओं की आवश्यकता हो तो नए व्यक्ति को साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया जा सकता है। तीसरा, प्रतिस्पर्धा समाप्त करना। जब कोई व्यक्ति फर्म में प्रतिस्पर्धा करता हो और इस कारण फर्म को हानि हो रही हो तो ऐसे व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाकर प्रतिस्पर्धा समाप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। चौथा, व्यापार की उचित देखभाल। कभी कभी व्यापार की देखभाल करने के लिए भी अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति को साझेदार बनाना उपयुक्त माना जाता है। पांचवा है प्रगति। फर्म की प्रगति के लिए भी कभी कभी प्रभावशाली व्यक्ति को साझेदार बनाना उचित माना जाता है। छठवा है विदेश में कारोबार। फर्म ने यदि विदेश में अपना व्यवसाय खोल रखा हो तो वहाँ के व्यवसाय के संचालन हेतु विदेशी व्यक्ति को नया साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जा सकता है। सातवां पॉइंट है निवृत्ति या मृत्यु की दशा में। जब किसी फर्म के साझेदार के अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु होने की दशा में उसके स्थान पर या उस फर्म में एक व्यक्ति रह गया हो तो नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है। उपर्युक्त दशाओं में से
किसी भी एक दशा में किसी भी व्यक्ति को शेष साझेदारों की सहमति से फर्म का साझेदार बनाया जा सकता है। अब हम आते हैं नए साझेदार के अधिकार। नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देने से उन्हें दो प्रमुख रूप से अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, जिनमें पहला है फर्म की संपत्तियों में भाग लेने का अधिकार और दूसरा है फर्म के भावी लाभों में भाग लेने का अधिकार। पहला पॉइंट, साझेदारी फर्म की संपत्तियों के अधिकार हेतु साझेदार नकद या वस्तु के रूप में स्वीकृत राशि पूंजी के रूप में लाता है और इस प्रकार से साझेदारी फर्म में वह संपत्तियों में भाग लेने का अधिकारी हो जाता है। और दूसरा है फर्म के भावी लाभों में भाग लेने का अधिकार। लाभ प्राप्त करने के लिए उसे तब तक लाभ प्राप्त होता रहेगा जब पुराने साझेदार अपने लाभ का कुछ भाग उसे प्रदान करते हैं। अतः भविष्य में अपना लाभ कम हो जाता है। इसकी क्षतिपूर्ति के फलस्वरूप नए साझेदार को अतिरिक्त पूंजी लानी होती है, जो प्रीमियम या ख्याति कहलाती है। इस प्रकार से भविष्य के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार नए साझेदार को प्राप्त हो जाता है। नए साझेदार के प्रवेश पर प्रमुख रूप से साझेदारी संगठन में परिवर्तन हो जाता है। अतः फर्म की पुस्तकों में कुछ समायोजन करना आवश्यक हो जाता है। नए साझेदार के प्रवेश पर प्रमुख समायोजन निम्न प्रकार से किए जाते हैं। पहला है नए साझेदार द्वारा लाई जाने वाली पूंजी। दूसरा, नए लाभ हानि अनुपात की गणना। तीसरा है ख्याति का व्यवहार। चौथा, संपत्ति एवं दायित्व के पुनर्मूल्यांकन पर लेखे। पांचवा, साझेदारों के पूंजी खातों का समायोजन। छठवां, संचय, अवितरित लाभ एवं हानि का हस्तांतरण। इसके बाद हम आते हैं ख्याति का लेखांकन। जब किसी नए साझेदार को साझेदारी में प्रवेश दिया जाता है तो नए साझेदार को फर्म की संपत्तियों एवं फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार तो मिलता है। फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए वह पूंजी लाता है तथा फर्म के लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार प्रतिफल के रूप में ख्याति के लिए प्रीमियम लाना स्वीकार करता है। नए साझेदार द्वारा लाई जाने वाली ख्याति की मात्रा, उसके निर्धारण की विधि का उल्लेख साझेदारी संलेख में लिखा हुआ होता है, परंतु उनके लेखांकन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा ख्याति के संबंध में बनाए गए लेखांकन प्रमाप 26 की रचना की गई है। इस लेखांकन प्रमाप का ख्याति के लिए प्रीमियम के लेखांकन के संबंध में प्रावधान निम्नानुसार है। अब हम आते हैं लेखांकन प्रमाप 26। लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार ख्याति का लेखा पुस्तकों में तब किया जाएगा जब ख्याति की राशि फर्म में नकद लाई गई हो, अर्थात उसका भुगतान मुद्रा या मुद्रा के रूप में किया गया हो। लेखांकन प्रमाप 26 का प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि ख्याति का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाएगा जब तक उसके बदले कोई प्रतिफल नहीं दिया गया हो, जैसे साझेदारी के प्रवेश, निवृत्ति, मृत्यु या लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन की दशा में केवल क्रय की गई ख्याति का लेखा ही पुस्तकों में किया जाएगा। लेखांकन प्रमाप 26 के अनुसार जब कोई साझेदार फर्म में अपनी पूंजी के साथ अलग से अपने हिस्से की ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि नकद लाता है तो पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में उनके त्याग के अनुपात में उन्हें जमा कर दिया जाता है।
लेखांकन प्रमाण 26 के अनुसार ख्याति का मूल्यांकन फर्म के पुनर्गठन पर किया जाए तो इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह वंशानुकूल या स्वाभाविक ख्याति है। इसके लिए फर्म द्वारा प्रतिफल के रूप में किसी भी प्रकार की मुद्रा या वस्तु का भुगतान नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में ख्याति की राशि का समायोजन साझेदारों के पूंजी खातों के माध्यम से किया जाएगा, अर्थात ऐसी स्थिति में नए साझेदार के पूंजी खाते को ख्याति के भाग से डेबिट और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते त्याग के अनुपात में क्रेडिट किए जाएंगे। लेखांकन प्रमाण 26 के अनुसार नई फर्म के स्थिति विवरण में ख्याति कभी भी प्रदर्शित नहीं हो सकती।